स्वागत है सब आप सभी का स्टडी विद द रोहित के अंदर। नए साल के मौके पे जो है अपन एक मस्त नया सा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईटी इंट्यूबेशन या एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ठीक है, तो नर्सिंग के फील्ड के अंदर जो है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एक बहुत अच्छा जो है प्रोसीजर वाला टॉपिक है जिसके अंदर से हर जो है कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे उसके अलावा नॉर्सेट के अलावा कोई भी अदर जैसे अदर इंस्टीट्यूशन जैसे SGPGI का हो, ठीक है, इसके अलावा RML का हो, उसके अलावा जैसे जिपमेर का हो, BHU का कोई भी हो, उसके अंदर लगभग जो है इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन के जो है वो आता ही है। तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट सारे एस्पेक्ट है इसमें, उन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की ईटी ट्यूब की एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर, ये एक टाइप का मेडिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, in which a tube is placed into trachea, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन और क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इन विच अ ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द ट्रेकिया, जिसमें एक ट्यूब जो है वो ट्रेकिया के अंदर प्लेस की जाती है। ठीक है, थ्रू आउट द माउथ और नोज, थ्रू आउट द माउथ और नोज, माउथ और नोज के द्वारा, टू मेंटेन दी एयरवे पेटेंसी इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इन द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, तो फिर से अपन जो है इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इन विच, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इन विच ट्यूब इज प्लेस्ड इन टू द ट्रेकिया और विंड पाइप, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक ट्यूब जो होती है वो प्लेस की जाती है। कहाँ पे, ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया और विंड पाइप के अंदर जो है एक ट्यूब जो है वो प्लेस की जाती है। एक ट्यूब को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, थ्रू आउट द माउथ और नोज। ठीक, अ ट्यूब इज प्लेस्ड इन टू द ट्रेकिया, तो जो ट्यूब जो प्लेस की जाती है उस ट्यूब को अपन बोलते हैं ईटी ट्यूब। उस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, ईटी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्योंकि ये क्या कह रहा है, इन विच अ ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द ट्रेकिया, एक ट्यूब जो है वो ट्रेकिया के अंदर प्लेस की जाती है। तो जो ट्यूब ट्रेकिया के अंदर जाएगी वो हो जाएगी ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। थ्रू आउट द माउथ, किसके द्वारा, माउथ और नोज के द्वारा, टू मेंटेन करने के लिए एयरवे पेटेंसी। ठीक है, एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए इन द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो है किसी भी पर्सन की लाइफ को जो है वो थ्रेटनिंग हो, बहुत ज़्यादा सीवियर खतरा हो, ठीक है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा हो, एयरवे की पेटेंसी क्लियर नहीं हो, उस कंडीशन के अंदर जो है एक ट्यूब जो है वो माउथ और नोज के थ्रू जो है वो ट्रेकिया के अंदर प्लेस की जाती है। जो ट्यूब जो प्लेस की जाती है उस ट्यूब को अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, और उस पूरे प्रोसीजर को अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप जो है डेफिनेशन जो है वो आप सबको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन समझते हैं, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन, कि कब कब आपको जो है ट्रेकिया के अंदर जो है, ट्रेकिया के अंदर जो है ईटी ट्यूब को डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब एयरवे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, जब एयरवे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो। ठीक है, जैसे हो सकता है एयरवे ब्लॉक हो सकता है,
ठीक है, या नैरो एयरवे हो सकता है, नैरो एयरवे हो सकता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एयरवे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, या तो एयरवे ब्लॉक हो गया या एयरवे क्या हो गया, नैरो हो गया, तब हो सकता है। ठीक है, दूसरा कब हो सकता है, दूसरी नीड कब हो सकती है, जब जो है सीवियर टाइप की, एकदम सीवियर टाइप की जो है सीएनएस प्रॉब्लम हो। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सीवियर वाली जो है सीएनएस प्रॉब्लम होती है, जब सीवियर वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से जो है पेशेंट की बॉडी की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, या और कोई भी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से एयरवे की पेटेंसी जो है वो खतरे के अंदर आ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर एयरवे की पेटेंसी और लंग्स को जो है अपन लंग्स को फुलाने के लिए, ठीक है, जो है पेशेंट के अंदर जो है ब्रीथिंग को अपन प्रॉपर रखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा और कब हो सकता है, जब मसल्स वीकनेस हो, जब मसल्स के अंदर क्या हो, वीकनेस हो, जब मसल्स की वीकनेस हो, स्पेशली कौन सी, रेस्पिरेटरी मसल्स, कौन सी, रेस्पिरेटरी, जब रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो तब अपन क्या करते हैं, ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कब कर सकते हैं, ठीक है, तो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कब कर सकते हैं, ठीक है, जब पेशेंट एयरवे प्रॉब्लम या एयरवे पेटेंसी तो हो गया, जो चौथा जो होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग या फॉर, ड्यूरिंग या फॉर दोनों बोल सकते हैं इसको, फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ड्यूरिंग या फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है पेशेंट को जो है वो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को क्या किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस कंडीशन के अंदर जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक टाइप का जो है एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, एनेस्थेटिक जो सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी को क्या करते हैं, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन के टाइम क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो सुन करने का काम करते हैं। ठीक है, बॉडी को सुन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जनरल एनेस्थीसिया के टाइम क्या किया जाता है कि एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, ठीक है, ठीक है, उसमें उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ईटी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में जो है मैं आपको दो जनरल एनेस्थीसिया के नाम भी बताते हुए चल रहा हूँ, दो जनरल एनेस्थीसिया के नाम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल एनेस्थीसिया के दो नाम बताओ। ठीक है, तो एक तो होता है प्रोपोफॉल, क्या होता है, प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल एंड थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, ये दोनों जो है वो जनरल एनेस्थीसिया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि दो जनरल एनेस्थीसिया के नाम बताओ, तो क्या हो सकता है, प्रोपोफॉल और थायोपेंटल सोडियम। ठीक है, तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं कि ईटी ट्यूब के इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ईटी ट्यूब के इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला आता है एयरवे प्रॉब्लम हो तो, या तो एयरवे ब्लॉक हो जाए या एयरवे नैरो हो जाए, पहला। दूसरा, जब सीवियर सीएनएस प्रॉब्लम होती है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सीवियर प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स भी प्रॉपर काम नहीं करे या एयरवे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो उस कंडीशन के अंदर जो है एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए अपन ईटी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। मसल्स वीकनेस हो, मोस्टली रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो, या ड्यूरिंग या फॉर जनरल एनेस्थीसिया, जब आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो अपन किसका यूज़ करते हैं, ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने ईटी ट्यूब की, ठीक है, ईटी ट्यूब क्या होती है। अब बात करते हैं, सॉरी, ये हो गया इंडिकेशन, ईटी ट्यूब के इंडिकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अपन ने एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के जो है वो इंडिकेशन क्या क्या होता है उनके बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं, जब अपन ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर प्रोसीजर के टाइम जो है वो कौन कौन से आर्टिकल या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ना, इक्विपमेंट्स, ये अपन बोल सकते हैं आर्टिकल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं या कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है ड्यूरिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो होता है लैरिंगोस्कोप, क्या होगा, लैरिंगोस्कोप विथ ब्लेड के साथ, लैरिंगोस्कोप विथ ब्लेड। सेकंड बी होगा सबसे मोस्ट
लैरिंगोस्कोप के बाद जो सेकेंड मोस्ट चीज़ होगी वो क्या होगी, ईटी ट्यूब। क्या होगी, ईटी ट्यूब। सेकेंड मोस्ट क्या होगी, ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब्स। ठीक है। सी जो होगी वो होगी मैगिल फॉर्सेप्स। क्या होगी, मैगिल फॉर्सेप्स, मैगिल फॉर्सेप्स, मैगिल फॉर्सेप्स। ठीक है। सी के बाद डी, मैगिल फॉर्सेप्स के बाद और क्या जरूरी होगा, ठीक है, तो मैगिल फॉर्सेप्स के बाद जरूरी होता है स्टाइलेट्स। क्या होती है, स्टाइलेट्स, या और स्टाइलेट्स हो सकती है। ठीक है, स्टाइलेट हो सकती है, या फिर उसके अलावा और क्या हो सकती है, बोगी हो सकती है। और क्या हो सकती है, बोगी हो सकती है, BOUGI, बोगी हो सकती है, स्टाइलेट्स या बोगी हो सकती है। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो सिरिंज की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है, सिरिंज। ठीक है, सिरिंज की जरूरत होती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, तो ई के बदले एफ में आ जाएगा। ठीक है, नेजल या ओरल एयरवे, नेजल या ओरल एयरवे की जरूरत हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा सक्शन की जरूरत हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ट्यूब टाई की जरूरत होती है। ऐसी जो टाई होती है, ऐसा जो बैंड होता है जिससे ट्यूब को जो है वो माउथ के साइड में जो है, या जिसको अपन ट्यूब टाई या टैप भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल भाषा के अंदर टैप, जिससे अपन ट्यूब को क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है, वो हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा एम्बू बैग की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा एम्बू बैग की जरूरत हो सकती है। किसकी जरूरत हो सकती है, एम्बू बैग की जरूरत हो सकती है। ठीक है। तो ये सारे जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स या आर्टिकल होते हैं जो कि मोस्टली एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के टाइम जो है वो काम आते हैं। ठीक है। अब एक बार जो है मैं एक बार नॉर्मली इन सब के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। लैरिंगोस्कोप क्या होता है, ये अभी अब नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एक स्कोप होता है जो कि मोस्टली आपके जो है ट्रेकिया को विजुलाइज करने के अंदर यूज होता है। ईटी ट्यूब क्या होती है वो भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैगिल फॉर्सेप्स क्या होती है, मैगिल फॉर्सेप्स जो है एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि ईटी ट्यूब के जो है इंसर्ट करने के अंदर जो है उसको हेल्प मिलती है। ठीक है। यानी कि ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना हो या उसको होल्ड करना हो तो मैगिल फॉर्सेप्स का यूज़ लिया जाता है। स्टाइलेट या बोगी जो होता है ये दोनों गाइड वायर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, गाइड वायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ईटी ट्यूब को इजीली इंसर्ट किया जाता है। सिरिंज से क्या करते हैं, जो ट्यूब के अंदर जो बलून होता है, आगे मैं बताऊंगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो बलून होता है उसको इन्फ्लेट किया जाता है। नेजल या ओरल एयरवे जो होता है वो पेशेंट ट्यूब को बाइट नहीं करे नॉर्मली जब वो कॉन्शियस होता है। ठीक है। या फिर जो एयरवे की जो साइड की जो सक्शन करने के लिए जो पेटेंसी होती है उसको मेंटेन करने के लिए ओरल या नेजल एयरवे का यूज़ किया जाता है। सक्शन जो ट्यूब डालते टाइम या ट्यूब डालने के बाद जो भी सिक्रेशन आता है उसको सक करने के लिए। ट्यूब टाई या टैप ट्यूब को बांधने के लिए। और एम्बू बैग, एम्बू बैग से एक क्वेश्चन बनेगा कि एम्बू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये हो गए इक्विपमेंट्स और आर्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ गया अपना लैरिंगोस्कोप। ये आ गया लैरिंगोस्कोप। देखो ये लैरिंगोस्कोप, दो टाइप के लैरिंगोस्कोप है। यहाँ पे ये दिया हुआ लैरिंगोस्कोप, ये दिया हुआ है लैरिंगोस्कोप, ये लैरिंगोस्कोप दिया हुआ है। ठीक है, दो टाइप के लैरिंगोस्कोप है। ठीक है, एक होता है मैकिन्टोश, एक होता है मिलर। एक होता है मैकिन्टोश, एक होता है मिलर। ये वाला जो होता है ना इसको अपन बोलते हैं मैकिन्टोश, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैकिन्टोश। ये वाला जो होता है ना ये होता है मैकिन्टोश। क्या होता है, मैकिन्टोश। ये होता है मैकिन्टोश, इसको अपन बोलते हैं मिलर, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिलर। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिलर। ये हो गया मैकिन्टोश, ये हो गया मिलर। ठीक है, मैकिन्टोश जो होता है ये एडल्ट के अंदर यूज़ होता है। किसके अंदर यूज़ होता है, एडल्ट के अंदर यूज़ होता है। ये जो होता है ये चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर यूज़ होता है। ये चाइल्ड या अपन बात कर सकते हैं चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर यूज होता है। ठीक है, फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, देखो दोनों के अंदर फर्क बताता हूँ। मिलर जो होता है ना, मिलर की जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड होती है ना, यहाँ तक ये स्ट्रेट है, बस आगे से हल्की सी कर्व होती है। यहाँ तक स्ट्रेट है, आगे से हल्की सी कर्व है, यहाँ स्ट्रेट, आगे से हल्की सी कर्व होती है।
जबकि मैकिन्टोश जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, कर होता है। मैकिन्टोश जो होता है वो ऑलरेडी कर होता है, ठीक है, ये फ़र्क होता है। मिलर जो होता है वो किस में यूज़ होता है, चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर। मैकिन्टोश जो होता है वो एडल्ट के अंदर यूज़ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा लैरिंगोस्कोप किसके अंदर यूज होता है, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर कौन सा यूज होता है, मिलर यूज होता है, चाइल्ड के अंदर मिलर, और एडल्ट के अंदर मैकिन्टोश यूज होता है, एडल्ट के अंदर मैकिन्टोश। अब यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकिन्टोश जो है, मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप होता है, ठीक है। मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप जो होता है उसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, उसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, स्टेरिलाइज, स्टेरिलाइजेशन, इसका स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, तो इसका जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो होता है स्टीम स्टेरिलाइजेशन। कौन सा होता है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन, मैकिन्टोश जो होता है, मैकिन्टोश टाइप का जो लैरिंगोस्कोप होता है उसको स्टेरिलाइज किससे किया जाता है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो है नॉर्मली जो है सबसे पहला अपना जो इक्विपमेंट था, ठीक है, लैरिंगोस्कोप, इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, देखो ये होती है ब्लेड, ये लैरिंगोस्कोप की ब्लेड होती है, ठीक है। ये होती है आगे जो होती है, ये टॉर्च होती है, ये टॉर्च जो होती है वो हेल्प करती है विजुलाइज करने के अंदर, और ये जो होता है ना इसका हैंडल होता है, ठीक है। तो इस ब्लेड को इस हैंडल से जोड़ते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एडल्ट की जो है, एडल्ट में किस में कैसा यूज़ होगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग इसको यहाँ अटैच करते हैं। अटैच करते ये ऐसे फोल्ड होता है, ये पूरा ऐसे नॉर्मली ऐसे फोल्ड होता है, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड होता है। अब इसको जैसे ही अपन सीधा करेंगे, इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिया जाएगा, ठीक है, इसको जैसे इस फॉर्मेट के अंदर लिया जाएगा, ये इस फॉर्मेट के अंदर जैसे ही लिया जाएगा तो यहाँ से ये टॉर्च जो होती है वो ओपन हो जाती है। तो इसको अपन ग्रिप करके क्या करते हैं, ट्रेकिया को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। इसको इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं, ट्रेकिया को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अब आ गया अपना नया, अब अपना मेन टॉपिक आ गया ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब। अब अपन पढ़ते हैं ईटी ट्यूब के बारे में कि ईटी ट्यूब क्या होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये रही ईटी ट्यूब, ये ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रही ईटी ट्यूब, ये ईटी ट्यूब है, ठीक है। अब ईटी ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपको जो ये जो ट्यूब दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको जो ट्यूब दिख रही है इस ट्यूब को अपन बोलते हैं ईटी ट्यूब। यही जो होती है वो अपनी होती है ईटी ट्यूब। ये ईटी ट्यूब है, ये आपकी पूरी जो दिख रही है ये ईटी ट्यूब होती है, ठीक है। अब इस ईटी ट्यूब के अंदर जो है ये अलग अलग साइज़ की होती है, वो अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ठीक है। जब अपन इसकी साइज़ डेप्थ सब पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये ईटी ट्यूब होती है, नॉर्मली कर्व होती है, ठीक है। अब इस ईटी ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये जो फूला फूला पार्ट दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं कफ। इसको अपन क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं, ठीक है। ये जो आगे जो देखो ये जो मेन हॉल है इससे पहले एक छोटा हॉल और दिख रहा है, इस हॉल को अपन बोलते हैं मर्फी आई। क्या बोलते हैं, इस हॉल को अपन बोलते हैं मर्फी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्फी आई बोलते हैं, ठीक है। मर्फी आई, इसको अपन बोलते हैं मर्फी आई बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ठीक है, ये कफ हो गया। कफ के बाद ये वाला जो होता है इसको अपन बोलते हैं पायलट बलून। क्या बोलते हैं, पायलट बलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायलट बलून बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पायलट बलून बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पायलट बलून बोलते हैं, ठीक है। फिर ये वाला एरिया इसको अपन बोलते हैं कनेक्टर या एडेप्टर। कनेक्टर या एडेप्टर बोलते हैं। ये हो गया कनेक्टर या एडेप्टर हो गया, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब आएगी, ये जो नीले कलर की जो आपको लाइनिंग दिख रही होगी अंदर, ये वाली, ये जो नीले, जहाँ मैं देखो साथ में स्केच करके बना रहा हूँ, ये जो होती है ये रेडियो ओपेक लाइन होती है। क्या होती है, रेडियो ओपेक लाइन होती है। इस रेडियो ओपेक लाइन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है, ठीक है, टू
conformation of tube placement through चेस्ट एक्सरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये ईटी ट्यूब दे देंगे, ईटी ट्यूब के अंदर ये रेडियो ओपेक लाइन होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये जो ब्लू कलर की जो रेडियो ओपेक लाइन दिख रही है इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है टू कन्फर्म करने के लिए, टू कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट की, जो ट्यूब आपने जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है उसका जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। जहाँ पे ट्यूब आपको प्लेस करनी चाहिए वहाँ प्लेस हुई है या नहीं, थ्रू किसके थ्रू, चेस्ट एक्सरे के थ्रू। जब आप चेस्ट एक्सरे निकलवाओगे, ट्यूब आपने डाल दी, ट्यूब डालने के बाद आप जब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे निकलवाओगे तो ये जो रेडियो ओपेक लाइन है ना उस एक्सरे के अंदर आपको चमकती हुई दिखेगी। तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब की स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर क्या होती है, ये वाला मर्फी आई होता है, ये कफ होता है। कफ जो है वो पायलट बलून के हेल्प से जो है वो फुलाया जाता है। ये पायलट बलून होता है, यहाँ आप सीरिंज जोड़ोगे, जैसे आपने ट्यूब प्लेस की यहाँ पे आप खाली सीरिंज लोगे जिसमें एयर भरी होगी और वो एयर भरी हुई सीरिंज होती है वो इसके अंदर पुश करोगे। वो जैसे ही पुश करोगे तो ये यहाँ से इस बलून को इन्फ्लेट करेगा, इस कफ को इन्फ्लेट करेगा और ये कफ जो है वो एयर टाइट सील का काम करता है। किसका काम करता है? एयर टाइट सील। एयर टाइट सील मतलब ये क्या करता है कि आपके ट्रेकिया के अंदर जो है, पूरे ट्रेकिया के अंदर जो एयर टाइट सील का काम करता है, ठीक है। इस ट्यूब के फिक्सेशन का काम करता है और एयर टाइट सील का काम करता है, ठीक है। ये जो कनेक्टर या एडेप्टर जो है इससे आप या तो किसको जोड़ोगे, एम्बू बैग को जोड़ के ब्रीथिंग दोगे, या फिर ये वेंटिलेटर से जुड़ता है। आगे किससे जुड़ता है? वेंटिलेटर से जुड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है आपको ईटी ट्यूब के बारे में, ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर के बारे में सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ईटी ट्यूब यहाँ पे और दी हुई है, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। ये जो होती है ना, ये अपन चिल्ड्रन के अंदर यूज़ करते हैं, ये अपन आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। ये वाली जो है वो चिल्ड्रन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब। इसको अपन क्या बोलते हैं? अनकफ्ड ईटी ट्यूब। ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसमें कफ नहीं होता है। अब इसमें कफ नहीं है, यहाँ पे क्या है? कफ नहीं है। यहाँ देखो ये मर्फी आई है, हल्की हल्की मर्फी आई दिख रही है, ये रेडियो ओपेक लाइन दिख रही है, ये कनेक्टर भी दिख रहा है, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है। एक तो पायलट बलून नहीं है और एक कफ नहीं है, अनकफ ईटी ट्यूब होती है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो 8 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 8 और 7 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो उनके जो है नॉर्मली उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है तो उनके अंदर क्या होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, वो नॉर्मली एयर टाइट सील का काम करता है, इसीलिए वहाँ पे कफ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जो है छोटे बच्चों के अंदर जो है अनकफ ईटी ट्यूब अपन क्या करते हैं? यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ये ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अपन ईटी ट्यूब के अंदर ही जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। ईटी ट्यूब के अंदर जो है नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइज एंड डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब। साइज एंड डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब। साइज एंड डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब की, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है उसकी साइज़ क्या क्या रहती है, ठीक है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग साइज़ क्या क्या रहती है और उसकी डेप्थ क्या क्या होती है, ठीक है, उसकी डेप्थ क्या क्या होती है। तो अब आता है द साइज ऑफ ईटी ट्यूब। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो साइज होती है, ठीक है, वो सिग्निफाइज करती है, क्या करती है? सिग्निफाइज करती है इट्स इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ इट्स ल्यूमेन, इनर डायमीटर ऑफ इट्स ल्यूमेन इन mm का मतलब होता है मिलीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ इट्स ल्यूमेन इन mm और मेनली अवेलेबल साइज रेंजेस फ्रॉम, जो अवेलेबल साइज जो होती है वो रेंजेस करती है फ्रॉम, अवेलेबल साइज रेंजेस फ्रॉम 2 mm
mm2, 2mm2, 12mm, 2mm2, 12mm with 0.5mm, 2mm2, 12mm, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 2mm और 12mm को, 2mm2, 12mm with 0.5mm of increment, 0.5mm of increment। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी सब समझाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको देख लो। द साइज ऑफ ईटी ट्यूब सिग्निफाइज इट्स इनर डायमीटर ऑफ इट्स लुमेन इन mm। अवेलेबल साइज रेंजेस फ्रॉम द 2mm टू 12mm विद 0.5mm ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल, इसकी बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसकी डेप्थ। ये तो हो गई साइज, ठीक है, द साइज, ठीक है। अब आते हैं डेप्थ, ठीक है। तो एक सेकेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इधर इससे डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब इज, डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब इज 23 centimeter for man and 21 centimeter in female, 23 centimeter for man and 21 centimeter in female या in woman which approx 3 गुना, यानी 3 गुना होता है, विच अप्रॉक्स 3 गुना, जो कि 3 गुना होता है, या जिसको अपन 3x भी बोल सकते हैं, 3x ऑफ नॉर्मल देयर एज ग्रुप साइज, नॉर्मल देयर एज ग्रुप साइज। अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं भी सारे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो साइज एंड डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, साइज एंड डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक ईटी ट्यूब ले लेते हैं। ये एक ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ ये एक कनेक्टर बन गया ऊपर, ये एक अपने पास एक ईटी ट्यूब आ गई, ठीक है, ये एक ईटी ट्यूब आ गई, ठीक है। ये इसका कफ हो गया, ये इधर ये पायलट बलून हो गया, ठीक है, समझने के लिए। ये एक ईटी ट्यूब है अपने पास, ठीक है। तो ईटी ट्यूब की जो साइज़ होती है, साइज़ जैसे अपन साइज़ जैसे 2 mm की, फिर 2.5 mm की, 3 mm की, 3.5 mm की, 4 mm की, 4.5 mm की, तो इसकी जो साइज़ होती है वो अपन चेक करते हैं इसके इनर डायमीटर से। ये जो ट्यूब होती है ना, अगर इस ट्यूब को मैं काटूँ और इसके अंदर का जो डायमीटर होता है, अंदर का एरिया लूँ, उसका जो डायमीटर होता है, जिसको आप mm में चेक करोगे, किसमें, मिलीमीटर में, mm में, वहाँ से आपको लेना है। तो ये शुरू होती है 2 mm से और एंड होती है 12 mm पे। एंड कहाँ होती है, 12 mm पे, एंड कहाँ होती है, 12 mm पे। जिसमें अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 7 to 7.5 mm फॉर वुमन, जिसमें 7 और 7.5 mm की होती है, वो वुमन में होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है। क्या होती है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। और 7.5 से यहाँ अपन 8 ले लेते हैं, 7.5 छोड़ो, इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जाए, ठीक है। अपन ले लेते हैं यहाँ 8 से 8 to 8.5 mm इन मैन, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, देखो अब यहाँ से सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। ऊपर जो लाइन लिखी है वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। देखो ईटी ट्यूब की जो साइज़ होती है, जो साइज़ आपको जो चेक करनी होती है, ठीक है, इसकी जो साइज़ होती है वो हमेशा इसके इनर डायमीटर से चेक करते हैं, mm के अंदर। ये 2 mm से लेके 12 mm तक होती है, ठीक है।
मोस्ट कॉमन जो वुमन के अंदर जो होती है वो 7 से 7.5 mm की होती है, और मैन की बात करें तो 8 से 8.5 mm की यूज़ होती है। और अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन एडल्ट के अंदर कौन सी यूज़ होती है, मोस्ट कॉमन जो है वो एडल्ट के अंदर कितने साइज़ की आप जो है 80 ट्यूब यूज़ करोगे तो वो कितने की आएगी आपके, मैं बात करूँ तो कितने की आएगी, 7.5 से 8 mm की आएगी, 7.5 से 8 दोनों के बीच की 7.5 से 8 mm की आएगी मोस्ट कॉमन एडल्ट के अंदर। अगर मैं बात करूँ वुमन की तो वुमन के अंदर 7 से 7.5, और मैन की बात करूँ तो 8 से 8.5 की आएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसकी डेप्थ अपन कैसे चेक करते हैं, तो ईटी ट्यूब को अपन 3 गुना कर दो, उसकी साइज़ जो होती है, साइज़ अगर आपको डेप्थ निकालनी है तो साइज़ इंटू 3 कर दो, उसकी जो भी साइज़ है इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि मैन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैन के अंदर 23 सेंटीमीटर की होती है, तो 23 सेंटीमीटर की कैसे होती है कि मैन की अगर बात करूँ तो मैन के अंदर कितना होता है, 8 इंटू 3 करूँ तो 1 टोटो 2 होले 3 24, तो कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो वही 23 से 24 सेंटीमीटर लंबी जो है उसकी डेप्थ होती है। ठीक है, इतनी उसकी मतलब डेप्थ होती है, इतनी लंबी होती है। ठीक है, ये बात हुई। अगर फीमेल की बात करूँ, मतलब जो उसकी साइज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो उसकी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। तो आई होप आपको डेप्थ और साइज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, मैंने अच्छे से समझा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन एक साइज चार्ट बनाते हैं कि जो है नॉर्मली जो है कौन कौन से एज ग्रुप के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ की जाती है। या अपन एक काम करते हैं, साइज चार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपन एक बार समझ लेंगे, बट उससे पहले अपन क्या करते थे कि जो नॉर्मली जो है वो ईटी ट्यूब के जो है फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ईटी ट्यूब का भी जो है फॉर्मूला आता है। ठीक है, ईटी ट्यूब का जो है फॉर्मूला आता है कि किसके लिए, किस एज ग्रुप के लिए जो है कौन सी साइज़ की ईटी ट्यूब आएगी, उसका एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब का। अनकफ्ड ईटी ट्यूब के फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एज बट्टा 4 + 4। ठीक है, एज अपॉन 4 + 4। तो जैसे अपन अनकप जो होती है वो 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर के बच्चों में यूज़ की जाती है। तो मैं एक 3 साल का, मान लो 4 साल का मैंने एक बच्चा लिया, 4 साल का बच्चा लिया। ठीक है, तो एज हो गई 4 साल की, अपॉन 4, 4 अपॉन 4 + 4, तो 4 अपॉन 4 हो गया, कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1 + 4 = 5 mm। तो 4 ईयर के बच्चे के लिए जो है अपन 5 mm की ईटी ट्यूब जो है वो क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे। 5 mm जो है वो डायमीटर वाली ईटी ट्यूब क्या करेंगे अपन, यूज़ में लेंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि अनकफ्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज अपॉन 4 + 4। तो एज मैंने ली यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के लिए, तो 4 अपॉन 4 कट गया तो 1 हो गया, 1 + 4 हो गया 5 mm। तो 4 ईयर चाइल्ड के लिए 5 mm की ईटी ट्यूब यूज़ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है जो कि कफ्ड ईटी ट्यूब के लिए होता है। कफ्ड ईटी ट्यूब के लिए होता है। ठीक है, तो कफ्ड ईटी ट्यूब का जो फॉर्मूला होता है, कफ वाली जो ईटी ट्यूब होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कफ्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला ये होता है कि वही रहेगा एज अपॉन 4 प्लस, यहाँ 4 नहीं आके क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। यहाँ 4 नहीं आके क्या आ जाएगा, 3.5, यानी कि 0.5 अनकफ की कंपैरिजन में कफ के अंदर जो है वो 0.5 कम हो गया। तो जैसे मैं एज मान लेता हूँ कि एक 20 साल का बंदा है। ठीक है, तो 20/4 + 3.5। ठीक है, तो 20 ईयर वाले बंदे के लिए अपन को निकालना है, ईटी ट्यूब की साइज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये कितनी बार कटा, 5 बार। ठीक है, तो 5 + 3.5 = 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8.5। तो कितने की आ जाएगी, 8.5 की आ जाएगी, 8.5 mm की आ जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन के फॉर्मूला होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, एज अपॉन 4 + 3.5 और 4 अपॉन 4 + 4। अनकफ के लिए तो +4 आ जाएगा और कफ वाले के लिए +3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन जो है एक बार जो है
एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ईटी ट्यूब साइज अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया है, अब एज के अकॉर्डिंग कितने की यूज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है NB, न्यू बॉर्न के अंदर जो यूज़ होगी वो होगी 2.5 mm टू 4 mm तक, 2.5 mm टू 4 mm तक, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो 0 से 1 ईयर का है, 0 से 1 ईयर, या अपन मान सकते हैं 28, 0 तो नहीं ले सकते, इसको 28 मान सकते हैं, 28 डेज से 1 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए आएगी 4 to 4.5 mm, 4 to 4.5 mm की ईटी ट्यूब यूज़ में ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप टू 10 ईयर, ठीक है। 10 साल तक के बच्चे, यानी कि 1 साल से लेके जो है 2 साल से लेके 10 साल तक का बच्चा होता है, उसमें आएगी 5 to 7 mm की, कितने की आएगी 5 to 7 mm की, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा जो है वो चाइल्ड अबोव 10 है, अबोव 10 ईयर्स, चाइल्ड अबोव अगर 10 ईयर्स है तो उसके अंदर कितने की आ जाएगी 7 mm टू 8 mm की यूज़ में आएगी। और अगर बात करें एडल्ट की तो एडल्ट के अंदर 8 से कितने की आएगी 8 to 8.5 mm या 7.5 to 8 mm की आ जाएगी, ठीक है। ये एडल्ट के अंदर आ जाएगी। तो आई होप जो है यहाँ पे ईटी ट्यूब की जो है वो साइज़ वगैरह भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है ईटी ट्यूब के अपन ने साइज़ पढ़ लिए, ठीक है। और ईटी ट्यूब के साइज़ के बारे में अपन ने एक बार देख लेते, अपन क्या क्या डिस्कस कर लिया, साइज़ पढ़ लिए, डेप्थ पढ़ लिए, ठीक है, फार्मूलाज पढ़ लिए, नॉर्मल ईटी ट्यूब की स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है, लेंथ वगैरह क्या होती है ये पढ़ ली, कफ क्या होती है, अनकफ क्या होती है, ठीक है, लैरिंगोस्कोप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, ठीक है, जब ईटी ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब्स। जब एंडोट्रेकियल ट्यूब को अपन इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपन जो पोजीशन देते हैं, ठीक है, उस पोजीशन को अपन बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोला जाता है, स्निफिंग पोजीशन। कौन सी, स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं, या उसी पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, बार्किंग डॉग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं या फिर कौन सी पोजीशन बोलते हैं, बार्किंग डॉग पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे एक इमेज होगी आई थिंक ये वाली, इस पोजीशन को बोलते हैं, ये होती है स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन, ठीक है। स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन होती है। ये होती है स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन होती है। एक सेकंड में और बता देता हूँ अगर अच्छे से कोई और इमेज हो तो। ये होती है स्निफिंग या जो है बार्किंग डॉग पोजीशन, जिसके अंदर क्या होता है कि लोअर नेक जो होती है वो तो फ्लेक्शन होती है, ये लोअर नेक जो होती है ना ये तो फ्लेक्स होती है, अपर नेक क्या होती है, एक्सटेंड होती है। अपर नेक पूरी तरीके से क्या होती है, एक्सटेंड होती है। इसी को अपन बोलते हैं स्निफिंग, ये स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन, जो कि दी जाती है ड्यूरिंग द ईटी ट्यूब इंसर्शन के अंदर दी जाती है, ठीक है। ये देखो ये लैरिंगोस्कोप इंसर्ट किया गया, ठीक है, और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ एक और पॉइंट के बारे में जो है अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ईटी ट्यूब से रिगार्डिंग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और गोल्डन पॉइंट।
कुछ गोल्डन पॉइंट जो है वो ईटी ट्यूब से रिगार्डिंग जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ए पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज प्लेस ईटी ट्यूब 2 सेंटीमीटर अबोव कैरिना पॉइंट। हमेशा ईटी ट्यूब को जो है हमेशा 2 सेंटीमीटर अबोव द कैरिना पॉइंट के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, कैरिना पॉइंट क्या होता है, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये आपका ट्रेकिया होता है, ये लंग्स है, ये ट्रेकिया होता है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं कैरिना पॉइंट। तो इसके हमेशा 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है आपको ईटी ट्यूब को रखना है। अगर ईटी ट्यूब आ रही है तो हमेशा इतनी ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप इंसर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, अगर आप डीप इंसर्ट करोगे, ठीक है, ईटी ट्यूब को, तो वो क्या हो जाएगी, राइट साइड में डेविएटेड हो जाएगी, राइट साइड में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ईटी ट्यूब क्या हो जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमेशा जो है उसको क्या करना है, ठीक है, राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है हमेशा उसको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर अबोव द कैरिना पॉइंट के ऊपर रखना है। ठीक है, अब वो राइट साइड में चली जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, इससे रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको आगे जो है इस क्लास खत्म होने के बाद जो है दूंगा, या फिर आगे शेयर करूंगा, तो आप उसका मेरे को आंसर दीजिएगा, मैं उसको भी आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट बी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट क्या होता है कि ईटी ट्यूब जो होती है, उसका जो कफ प्रेशर होता है, ईटी ट्यूब का जो है वो कफ प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 20 से 25 mm ऑफ एच जी होता है। नॉर्मल कफ प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 से 25 mm ऑफ एच जी होना चाहिए। ईटी ट्यूब का नॉर्मल जो है वो कफ प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 से 25 mm ऑफ एच जी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट। ठीक है, ईटी ट्यूब का जो कफ होता है, ईटी ट्यूब कफ जो होता है वो इन्फ्लेट किया जाता है, यानी फुलाया जाता है बाई 5 ml एयर के थ्रू फुलाया जाता है, बाई 5 ml एयर के थ्रू फुलाया जाता है। ठीक है, और ईटी ट्यूब रिमूवल नोन एज एक्सट्यूबेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। ईटी ट्यूब का जो रिमूवल होता है, ईटी ट्यूब रिमूवल नोन एज द एक्सट्यूबेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। अंदर डालना इंट्यूबेशन, बाहर निकालना एक्सट्यूबेशन। ठीक है, ईटी ट्यूब का जो नॉर्मल जो कप का प्रेशर होता है वो 20 से 25 mm ऑफ एच जी होता है। ठीक है, ईटी ट्यूब के जो इन्फ्लेट किया जाता है वो 5 ml एयर के थ्रू इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक है, ईटी ट्यूब का जो कफ प्रेशर जो चेक किया जाता है वो किया जाता है प्रेशर एनोरॉइड जो मैनोमीटर आता है। ठीक है, प्रेशर एनोरॉइड मैनोमीटर आता है। ठीक है, प्रेशर एनोरॉइड मैनोमीटर नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसके थ्रू जो है इसका ईटी ट्यूब का जो है वो कप प्रेशर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, द बेस्ट, मैंने आपको एक बताई है कि द ईटी ट्यूब का जो बेस्ट प्लेसमेंट होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है, हमेशा ईटी ट्यूब को जो है सिक्योर करना होता है, माउथ के कॉर्नर पे सिक्योर करना होता है। ठीक है, माउथ के कॉर्नर पे क्या होता है, सिक्योर करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईटी ट्यूब नॉट यूज मोर देन 2 वीक्स। ईटी ट्यूब को कभी भी 2 वीक से ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट डैमेज वोकल कॉर्ड, क्योंकि ये क्या करती है, वोकल कॉर्ड को डैमेज कर सकती है या लैरिंग्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड को या लैरिंग्स को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आफ्टर
removal of ET tube sore throat and hoarseness of voice is normal. ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ ईटी ट्यूब सोर थ्रॉट एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज नॉर्मल. जब आप ईटी ट्यूब को रिमूव करते हो, जब लॉन्ग टाइम तक ईटी ट्यूब जब रहती है, ठीक है, तो ईटी ट्यूब को जो है वो रिमूव करने के बाद जो है, जब आप ईटी ट्यूब को जब रिमूव करते हो, ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द ईटी ट्यूब सोर थ्रॉट एंड हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस इज नॉर्मल. सोर थ्रॉट होना और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो होना, ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है. सोर थ्रॉट और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है. ठीक है, अब इसको क्योर करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, पेशेंट को एडवाइज करोगे, एडवाइज फॉर नॉर्मल सलाइन गार्गल. ठीक है, उसको पेशेंट को जो है वो नॉर्मल जो है सलाइन वाटर जो होता है, नमक वाला पानी होता है, उससे गरारा करने के लिए बोलना है. ठीक है, तो जिससे क्या होती है, उसकी हॉर्सनेस क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद ही उसकी हॉर्सनेस क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. नेक्स्ट जो है एक मैनुअर होता है, स्लिक्स मैनुअर जिसको अपन बोलते हैं. स्लिक्स मैनुअर क्या होता है, स्लिक्स मैनुअर होता है. स्लिक्स मैनुअर, ये मैनुअर जो होता है, ठीक है, ये मैनुअर यूज होता है, यूज इन ईटी ट्यूब इंसर्शन में. ठीक है, स्लिक्स मैनुअर इज यूज इन ईटी ट्यूब इंसर्शन. ठीक है, जो स्लिक्स मैनुअर जो होता है वो यूज किया जाता है. ठीक है, स्लिक्स मैनुअर जो है वो यूज़ किया जाता है ईटी ट्यूब इंसर्शन के अंदर, जो है स्लिक्स मैनुअर यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है उसके ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है. ठीक है, जो कि रिस्क ऑफ रीगर्जिटेशन को जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, लो ईटी ट्यूब कफ प्रेशर में increase the risk of aspiration pneumonia. अगर ईटी ट्यूब का जो प्रेशर है, कफ प्रेशर जो होता है, जो कि नॉर्मली मैंने आपको अभी बताया था कितना होना चाहिए, 20 से 25 mm ऑफ Hg होता है, जो कि अपन किससे चेक करते हैं, एनरोड प्रेशर मैनोमीटर से चेक करते हैं. ठीक है, तो जो कि ईटी ट्यूब का अगर कफ प्रेशर जो है वो लो होगा, 20 या 25 mm ऑफ Hg से कम होगा, तो क्या होएगा कि उसको एयर टाइट सील नहीं मिलेगा, और एयर टाइट सील नहीं मिलेगा तो जो सिक्रेशन आ रहा है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मली ट्रेकिया के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो एस्पिरेशन न्यूमोनिया होने का रिस्क रहता है. तो ये भी एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट टाइप का जो है वो क्या है, क्वेश्चन होता है. ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मली जो भी अपन आज जो भी डिस्कस किया, ठीक है, ये सारे ही जो है ये आपके एंडोट्रिकल ट्यूब जो होती है, जो आप ईटी ट्यूब जो होती है, ये ईटी ट्यूब के बारे में था कि ईटी ट्यूब का प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है, और उसके अंदर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर बारे में था, ईटी ट्यूब के बारे में. एक और ज़्यादा एक और याद आया, एक और बता देता हूँ. आई, ठीक है, रैम्पोर्ट पोजीशन होती है एक. ठीक है, रैम्पोर्ट पोजीशन होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट जो होता है ना, ये पेशेंट है, देखो ये एक पेशेंट है, ये उसका चेहरा है, ये नॉर्मली उसका चेहरा है. ये एक पेशेंट है जो कि मोटा पेशेंट है, ओबेज पेशेंट, जिसका ये पेट निकला हुआ है. अब इसके अंदर अगर आपको ईटी ट्यूब डालनी है तो आप क्या करोगे, ऐसे पेशेंट के अंदर जो है आप प्रॉपर पोजीशन देने के लिए क्या करोगे कि बहुत सारे तकिए जो होते हैं वो उसके शोल्डर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे जो है वो पिलो रखे जाते हैं. ठीक है, तो पिलो रख के जो है
बहुत सारे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है पीलो रख के उस पोजीशन को अलाइन करके मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ईटी ट्यूब डालने के अंदर। तो रैम्प, उस पोजीशन को अपन बोलते हैं रैम्पोर्ट पोजीशन, और वो यूज़ की जाती है इन ओबेज पेशेंट। किसके अंदर यूज़ की जाती है? ओबेज पेशेंट के अंदर, ओबेज पेशेंट के अंदर। कब? ड्यूरिंग ईटी इंसर्शन, ड्यूरिंग ईटी इंसर्शन, ड्यूरिंग ईटी, जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन कर रहे हो तो ओबेस पेशेंट के अंदर जो है रैम्पोर्ट पोजीशन यूज़ की जाती है। और नॉर्मल पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है? स्निफिंग या बार्किंग डॉग पोजीशन यूज़ की जाती है, स्निफिंग या बार्किंग डॉग पोजीशन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन। अब एक दो इमेज और थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो होती है ना, ये जो इमेज दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं बोगी। ये होती है बोगी, ये होती है बोगी। ये का काम होती है कि ये देखो, ये एक और चीज़ दी हुई, ये देखो, ये ईटी ट्यूब के अंदर डली हुई, इसको अपन बोलते हैं स्टाइलेट। ये क्या होती है? स्टाइलेट। काम दोनों का एक ही होती है, बस मटेरियल अलग होता है। ये प्लास्टिक होता है, ये थोड़ा स्टील टाइप का मटेरियल होता है स्टाइलेट के अंदर। ये दोनों गाइड वायर की तरह काम करते हैं। ये ईटी ट्यूब के अंदर डाली हुई है, ये गाइड वायर का काम करता है। इंसर्शन के अंदर दोनों गाइड वायर का काम करती है, ठीक है। तो दोनों की इमेज देख लेना। ये बोगी होती है ब्लू कलर वाली, और ये स्टील वाली जो है, जो ऑलरेडी ईटी ट्यूब के अंदर जो डाली गई है, ठीक है। एक बार मैं वापस यहाँ से मिटा देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो होती है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो साथ में डली हुई है, ठीक है, ये होती है स्टाइलेट होती है, और ये बोगी, दोनों एक ही काम करती है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, थैंक यू, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ट्यूब वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ऐसी ही अच्छी अच्छी नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने, नए नए क्वेश्चन जानने, नई नई थ्योरी जानने के लिए, प्रोसीजर जानने के लिए जो है मेरे चैनल को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।